गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन आपको इग्नू से जो बुक्स मिली है उसमें 2 यूनिट में पढ़ाया गया है। एमईसी 103 का यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 इंटीग्रेशन का ही है। इंटीग्रेशन इग्नू ने 2 चैप्टर्स में पढ़ाया है, बट मैंने मेरे नोट्स में इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन टेक्निक्स। चैप्टर नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन टेक्निक्स एंड चैप्टर 13 में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर्स में एक ही टॉपिक पढ़ना है, दैट इज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है 2 तरह का, एक इंडेफिनिट इंडेफिनिट, और फिर इंटीग्रेशन को ही कंबाइन करके हम एक टॉपिक बना देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और बात, ये तीनों टॉपिक आपके लिए पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही बिल्कुल एक टॉपिक होता है डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन हमें जब भी अच्छे से समझ में आएगा जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन आता होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन ये दोनों टॉपिक एक जैसे ही हैं। अब जो डिफरेंस इक्वेशन है ये बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 12 से 20 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी कभी 40 नंबर का क्वेश्चन भी पेपर भी यहाँ से आ जाता है। तो ये 40 नंबर का पेपर आप अटेंड करो, उसके लिए जरूरी है कि डिफरेंस इक्वेशन आना चाहिए। डिफरेंस इक्वेशन जब भी आएगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन जरूरी है। एक और बात, ये जो चैप्टर नंबर 14 है डिफरेंस इक्वेशन, यहां से सीखने के बाद अब माइक्रोइकोनॉमिक्स 101 यूनिट नंबर 3 में एक टॉपिक है कोवेब मॉडल। यहां से एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि एमईसी 101 यूनिट नंबर 3 में कोवेब मॉडल को आप पेपर में अटेंड करके आओ, तो उसके लिए जरूरी है कि आप डिफरेंस इक्वेशन सीख लो, क्योंकि अगर आपको डिफरेंस इक्वेशन नहीं आता है तो आप कोवेब मॉडल अटेंड नहीं कर पाओगे। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। आप समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम पिछले साल के कुछ एक्सपीरियंस को देखेंगे। मैंने 2016 से लेकर अभी दिसंबर 2022 सारे पेपर को एनालाइज करके एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप देखिए ये टेबल है, इस टेबल में मैंने इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, चैप्टर 11, 12 और 13। अब हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन में कुल मिलाकर तीनों चैप्टर में कितने कितने नंबर का पेपर किसके साथ आया है। हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2017 से। तो दिसंबर 2017 में एमईसी 003 का रिकॉर्ड ये कहता है कि क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर 2017 का आया था उसमें क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट चैप्टर 11 से बिलोंग करता था, क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 से बिलोंग करता था, और दिसंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 आया था वो 30 चैप्टर से बिलोंग करता था। कुल मिलाके 32 नंबर का पेपर दिसंबर 2017 में आया था। ऐसे ही आप देखोगे तो हर साल कभी 20 नंबर का, कभी 32 नंबर का, कभी 12 का, कभी 20 का, कभी 26 का, 32 नंबर का पेपर आया हुआ है। ये पूरी की पूरी टेबल अभी मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। ये टेबल आपको मिल जाएगी, आपको जो एमईसी 103 का हमारे ऐप पर बैच है उस पे ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल में ये पूरी टेबल मिल जाएगी। फिलहाल मैं कुछ साल आपके साथ डिस्कस करता हूं। दिसंबर 22 को देखिए, तो दिसंबर 22 में 2 नाम से पेपर आया था, यानी 2 कोड से 003 और 103। 003 में एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पेपर में, सीरियल नंबर 1 चैप्टर नंबर 13 से बिलोंग करता था, 20 नंबर का क्वेश्चन था, और 103 में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कहां से बिलोंग करता था, चैप्टर नंबर 12 से 20 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद अगर हम देखते हैं दिसंबर 21 जून 21 003 का पेपर देखो 24 नंबर का आया हुआ है। जून 20 एमईसी 103 का पेपर देखो 32 नंबर का पेपर आया हुआ है। तो अगर मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, आपको ऐप पर मिल जाएगी, मैं यहां से देख पा रहा हूं कि इस टॉपिक में से कम 12 नंबर का क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम 32 नंबर का, ऑन एन एवरेज 20 नंबर का, यानी कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है। और मैं ये कहूंगा कि मैथ में जितने भी टॉपिक्स हैं
उसमें से सबसे हल्का टॉपिक है इंटीग्रेशन। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और इसके अलावा इंटीग्रेशन में से एक क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है, उसका आंसर भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। टॉपिक का नाम है, आप क्वेश्चन आप देख लो, आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप कैपिटल आउटपुट रेशियो का टाइम पाथ बताओ। किसी भी चैनल पर देख लेना, इसका टाइम पाथ नहीं है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा इसका टाइम पाथ आने वाली जो हमारे क्लासेस हैं उसमें, क्योंकि पहले चैप्टर 11 करेंगे, फिर चैप्टर 12 करेंगे, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये है चैप्टर नंबर 13 से। आपने भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक को देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सवाल क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। सबसे पहले तो आप इस साइन को देखिए, ये साइन है इंटीग्रेशन का। छोटा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा और बड़ा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। क्वेश्चन होता है कि इंटीग्रेशन क्या है, क्या है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अगर ये जोड़ना की जो हिंदी में स्पेलिंग है वो गलत हो तो इग्नोर करना, ठीक है। यानी कि ऐड करना, एडिशन, यानी कि समेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, चीजों को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, किन चीजों को जोड़ता है, ये हम डिस्कस करेंगे। समेशन, समेशन को क्या बोलते हैं, सम, ठीक है, यानी सम, समेशन। अब इसका पहला अल्फाबेट देखो, दैट इज एस। एस को खींच दो, इट लुक्स लाइक एस। इंटीग्रेशन का साइन कहां से आया है, एस से आया है। एस का मतलब सम, एडिशन, जोड़ना। ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन किसने दिया था, ये नोटेशन दिया था आपको और मुझे, यानी सभी लोगों को, गॉटफ्राइड लेibniz। ठीक है, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, डिप्लोमेट्स भी थे, कुछ ऐसे दिखते थे। ये उस जमाने की पिक्चर है जब कैमरा नहीं हुआ करता था, हाथ से बनाई गई पेंटिंग है, ठीक है। ज्यादा इनके बारे में विकिपीडिया में पढ़ लेना, मैंने सिर्फ ये बता दिया है कि ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन आपको दी किसने थी। तो आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब इंटीग्रेशन फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है, बिजनेस में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है। तो हमें मतलब है सिर्फ इकोनॉमिक्स से। मैं आपको उतना ही इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा जितना इकोनॉमिक्स और बिजनेस में काम आता है, और मैं आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस में काम आने वाला सारा इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको उतना इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा जितना एमए इकोनॉमिक्स इग्नू के सिलेबस में है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारे इंटीग्रेशन का साइन। अब बात करते हैं जोड़ना। जोड़ना, जब किसी चीज को जोड़ते हो तो क्या मिलता है, हमें मिलता है टोटल। जब हमें टोटल निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। सीधी सीधी सी बात याद रखनी है, क्या इंटीग्रेशन का यूज कब करना है, जब क्या निकालना है आपको, टोटल, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन का यूज कब करते हैं, टोटल निकालना होता है। साथ ही मैं रिवाइज करा देता हूं कि डेरिवेटिव का यूज कब करते हैं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको याद दिला देता हूं कि डेरिवेटिव कब करते हैं। डेरिवेटिव करते हैं जब हमें किसी चीज में रेट ऑफ चेंज निकालना होता है। याद करते रहना साथ के साथ। डेरिवेटिव का यूज करते हैं जब रेट ऑफ चेंज निकालना होता है। इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब किसी चीज का हमें
टोटल निकालना होता है। टोटल तो बहुत सारी चीजों को निकालना होता है, हमें किन किन चीजों का टोटल निकालना होता है? तो हमें टोटल निकालना होता है अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना हो तो आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। आपको टोटल प्रॉफिट निकालना हो तो भी आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। अगर आपको निकालना हो टोटल कंज्यूमर सरप्लस तो भी आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। अगर आपको निकालना हो टोटल कैपिटल स्टॉक तो भी आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। अगर आपको निकालना हो टोटल कंजम्पशन या कंजम्पशन फंक्शन तो भी आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। आपको निकालनी हो टोटल सेविंग या सेविंग फंक्शन तो भी आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। अगर आपको निकालना हो टोटल इंपोर्ट या इंपोर्ट फंक्शन तो भी आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। मतलब किसी भी चीज का आपको टोटल निकालना हो ना तो आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। इज इट क्लियर? और अगर आपको किसी चीज का फंक्शन दिया हो, जैसे मान लेते हैं हमें टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया है, फंक्शन का ग्राफ होता है ये टी आर इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्ट। टीआर ऐसे होता है। अब आपसे कहा गया है कि आप यहां से लेके यहां तक ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो तो भी आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस में इंटीग्रेशन का यूज कहां कर रहा है? इन सारे केसेस में आपको कोई फंक्शन दिया है, उस फंक्शन का आपको क्या करना है, कोई एरिया निकालना है तो भी आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है, कैसे इसका यूज करना है, ये मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से धीरे 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 चलते हुए हम लोग समझेंगे कि पूरा इंटीग्रेशन क्या है, कैसे कैसे इंटीग्रेशन में क्या होता है। ये सारी चीजें हम एक एग्जांपल से, एक एग्जांपल नहीं 2 या 3 एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। इन 3 एग्जांपल्स को देखने के बाद आपको इंटीग्रेशन की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक रिव्यू है ये, एक तरह का रिव्यू नहीं प्रीव्यू है, और उसके बाद पूरी पिक्चर हम लोग आने वाले लेक्चर्स पे देखेंगे। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है। क्या निकालना है? टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू में भी आपसे 2 चीजें पूछी जा सकती हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है रेवेन्यू फंक्शन निकालो, ठीक है, और दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है एरिया ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। तो इंटीग्रेशन का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? एक तो टोटल रेवेन्यू, एक तो आप रेवेन्यू फंक्शन निकाल सकते हो, और एक आप एरिया ऑफ रेवेन्यू फंक्शन भी निकाल सकते हो। दोनों चीजें हम लोग समझेंगे एक एक करके, ठीक। पहले मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे कहे कि भाई आप टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है। अब मैं आपसे कहूं कि आप मैंगो शेक बनाओ, तो मैंगो शेक बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है आप तभी बना पाओगे जब
मैं आपको मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगो यानी आम दूंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि चाय बनाओ, तो चाय बनाने के लिए आपके पास दूध होना चाहिए, आपके पास चाय होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को करने के लिए कुछ चीजें हमारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरे पास एक जगह होनी चाहिए, ये पूरे फ्लैट हम लोगों ने रेंट पे ले रखा है। उसके बाद मेरे को व्हाइट बोर्ड चाहिए, कैमरा चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कुछ लोगों का स्टाफ चाहिए। ये सारी चीजें मुझे चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। तो किसी काम को करने के लिए कुछ चीज भी चाहिए होती है। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप टोटल रेवेन्यू निकालो, एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया कि आप टोटल रेवेन्यू निकालो, तो क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ दिया भी जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा क्वेश्चन पेपर ब्लैंक और उस पे लिखा है फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू, बाकी कुछ दिया ही नहीं, कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा। तो अगर आपसे कहा है कि आप टोटल रेवेन्यू निकालो, तो पहली बार टोटल मतलब इंटीग्रेशन का आप यूज करोगे। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए कुछ चीज आपको दी जाएगी, आपको दिया जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। फिलहाल आप इतना समझो, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना, एक साथ सारे क्वेश्चन ये क्या 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 है, दिमाग पे इतना जोर नहीं डालना है। इतना समझ लो कि टोटल रेवेन्यू निकालना है तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको दिया होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर चलते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर, पिक्चर क्लियर होती जाएगी, है ना। तो मार्जिन रेवेन्यू आपको दिया होगा, मार्जिन रेवेन्यू को मैं शॉर्ट में एमआर लिख लेता हूं, और हम ये मानते हैं कि हमें मार्जिन रेवेन्यू दिया है 8 माइनस 2BQ। अब देखो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास ग्रेजुएशन में फिलॉसफी थी, इकोनॉमिक्स नहीं थी और मैथ भी नहीं था। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव होगा जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स नहीं थी, 11th 12th में भी इकोनॉमिक्स नहीं थी। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल में पीसीएम था, उसके बाद उन्होंने बीटेक करा, बीएससी करी, बीसीए करा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। तो मैं एक एक टर्म्स क्लियर करता हुआ चलता हूँ। पहले तो हम ये समझ लेते हैं रेवेन्यू क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सा इतना समझते हैं, जब कोई एक दुकानदार, जब कोई बिजनेसमैन किसी चीज को बेचता है तो बेचने से उसको जो पैसा मिलता है इट इज रेवेन्यू। टेक्निकल डेफिनेशन फिलहाल इग्नोर करते हैं क्योंकि वो जो टॉपिक है डिटेल में वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, रेवेन्यू वहां पढ़ा जाएगा मार्केट्स में। फिलहाल इतना समझना है रेवेन्यू मतलब कोई चीज बेची जाती है, बेचने से जो पैसा मिलता है दैट इज रेवेन्यू। अब यहाँ पे जब हम कोई चीज बेचते हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें A आपका B और 2, ये तीन चीजें कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स नंबर। यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ सेल, यानी जितना सामान आपने बेचा है उस सामान को बेचने से जो बेचा है उसकी जो क्वांटिटी है दैट इज Q। अब इस एग्जांपल को और सिंपलीफाई करने के लिए, क्योंकि हम जब शुरू से छोटी सी क्लास से मैथ स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी स्कूल में तो जमा घटा गुणा भाग ये सब होते हैं, 6th क्लास में आके हमें दर्शन होते हैं x के, 6th स्टैंडर्ड में आके x के दर्शन होते हैं। अभी पता नहीं, क्या पता 3rd 4th में भी हो जाते हैं, मुझे नहीं पता। तो x से हम बड़े ज्यादा फैमिलियर होते हैं। मैं यहाँ पर q को की जगह x का ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर x हो गई हमारी क्वांटिटी ऑफ सेल, ये आपका मार्जिन रेवेन्यू है। आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू, और जो टोटल रेवेन्यू है इसको हम लोग सिर्फ r से डिनोट कर लेते हैं। और इसी निकालने के लिए क्या करना है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, मैंने पहले ही बता दिया था, अभी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, जस्ट कनेक्ट करने के लिए कि आप थोड़ा सा अटैच हो जाओ इंटीग्रेशन से। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं तो क्या होता है मैं पहले ही बताता है, इस जो सिंबल है ये क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरा निम्का, ये सारी चीजें
उससे हम सब्जेक्ट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो पहले कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट से, फिर आगे चलेंगे। फिलहाल इतना समझ लो, टोटल रेवेन्यू को मैंने आर से डिनोट कर दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एम आर का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ सेल। तो एक बात समझनी है, जब भी आपको टोटल रेवेन्यू निकालना हो, एम आर का इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो dx का मतलब विद रेस्पेक्ट टू x। आप mr का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये इंटीग्रेशन का साइन है, किसने दिया था मैंने आपको बता दिया है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये विद रिस्पेक्ट टू x। आप mr का इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और बेसिकली हम mr का इंटीग्रेशन करते हैं क्वांटिटी ऑफ सेल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस फंक्शन में x क्वांटिटी ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर क्वांटिटी ऑफ सेल q होती तो हम यहाँ q लिखते, अब क्वांटिटी ऑफ सेल कैपिटल Q होती तो हम कैपिटल Q लिखते। यहाँ पे क्योंकि x दिया है तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए MR का इंटीग्रेशन होता है किसके रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी ऑफ सेल के रिस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद MR की जो वैल्यू आपको दी है वो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। MR की वैल्यू दी है a माइनस 2bx और इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। अभी हमने इंटीग्रेशन सीखा नहीं है, फॉर्मूले सीखे नहीं है, बट बिना फॉर्मूले सीखे भी हम इस एग्जांपल को समझ लेंगे। और आप ये कह सकते हो कि इस एग्जांपल को करते करते कुछ फॉर्मूले भी हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ये क्या है, ये MR है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक चीज दो चीज। हम इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइड इसकी a में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और इस इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई 2bx में भी कर लो। तो मैंने इस इंटीग्रेशन की साइन की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करी, ब्रैकेट खुल गया, दोनों जगह मेरे पास क्या आ गया, ये, और माइनस ऐसे लेना। लेकिन ये जो dx था ना, इसकी भी पीछे से मल्टीप्लाई कर लेना, ये भी दोनों के साथ आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन जब आपको करना हो ना, इस तरह की फॉर्म हो तो ऐसे उसको खोल लेना पहले। उसके बाद क्या करना, उसके बाद करना ये है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर कर देना। तो एक कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था, बाहर करो, अंदर क्या बचा, अंदर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो मतलब 1 मान लो अपने आप से, ठीक है। यहाँ पे 2b कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, इन दोनों को ले लो बाहर, अंदर बचा आपके पास x। अब आपको इनका इंटीग्रेशन करना है, जिसके लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। दिस इज, ये क्या है, ये है आपको इंटीग्रेशन करना है 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, x के। ये क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, x का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज क्या दिखा रही है, ये चीज दिखा रही है कि हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x। और ये चीज क्या दिखा रही है, ये चीज दिखा रही है कि हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ x with respect to x। इज इट क्लियर? अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 का इंटीग्रेशन होता है क्या, यानी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमें पता था ना कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, तो ऐसे ही इंटीग्रेशन की भी अपने कुछ फॉर्मूले होते हैं,
वो हम आगे समझेंगे, फिलहाल जितना जरूरी है मैं बता रहा हूँ। एक साथ तो सारी चीजें नहीं सिखाई जा सकती हैं, सिखाने की कोशिश करूंगा तो भी मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको, है ना, क्योंकि हमें ऐसे स्टूडेंट्स का ध्यान रखना होता है जिसने पहले मैथ नहीं पढ़ा या जिसने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इसलिए चीजें बड़ी धीरे 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 स्लो मोशन में हम लोग सीखेंगे, है ना। तो ए ऐसे ही रहेगा। अब ये ध्यान रखना, वन का इंटीग्रेशन x होता है। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। किसके रिस्पेक्ट में? x के। y के रिस्पेक्ट में वन का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, q के रिस्पेक्ट में वन का इंटीग्रेशन q हो जाएगा। यानी जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वन का इंटीग्रेशन वही वेरिएबल हो जाता है। तो वन का इंटीग्रेशन हो गया मेरा x, यहाँ गया मेरे पास r, ठीक है। इसके बाद 2b मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, ध्यान रखना कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते, उसको बाहर रखते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, जब कुछ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं, जब कुछ नहीं होता है तो अपने आप से 1 ले लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट। 2b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन करोगे तो ध्यान रखना, जैसे हम जब डेरिवेटिव करते हैं ना x की पावर n का, तो ये होता है हम जब इंटीग्रेशन करते हैं, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, है ना, आप जब x का इंटीग्रेशन करोगे ना तो उसमें एक पावर ऐड कर देना, 1 + 1। जैसे यहां से देख पावर माइनस हो गई ना, यहाँ पे एक पावर ऐड होती है, इंटीग्रेशन में एक पावर क्या होती है? ऐड होती है, ठीक। अच्छा एक बात और समझ लो, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया इंटीग्रेशन होता क्या है, ये भी समझना है, सीखना है। पर इंटीग्रेशन क्या होता है ये मैं समझाने लगता ना तो आप डिस्कनेक्ट कर जाते, इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं करते। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का यूज करना कब होता है, कैसे करना होता है, इंटीग्रेशन होता क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, देखते हैं टाइम मिलता है नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ इंटीग्रेशन यूज कब करना है। पेपर में 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लिखा थोड़ी होता है इंटीग्रेशन करो। मान लो एक क्वेश्चन है उसमें लिखा है कंज्यूमर सरप्लस निकालो, तो कहाँ लिखा है इंटीग्रेशन करो, पर पता होना चाहिए ना इंटीग्रेशन कब करना है। एक क्वेश्चन है उसमें आपको दे दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कहा है कि आपसे कंजम्पशन फंक्शन निकालो, तो कहाँ लिखा है कि इंटीग्रेशन करो। चलो एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आप मुझे बताओ इसमें कहाँ लिखा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है। कहीं लिखा है इंटीग्रेशन करना है? इंटीग्रेशन कहीं लिखा इंटीग्रेशन करो। और ये क्वेश्चन भी कब आया है जरा ये भी देख लो, एक सेकंड। ये क्वेश्चन आया है आपका दिसंबर 2018 में 003 पेपर में। इन दोनों क्वेश्चंस में बताओ कहाँ लिखा है इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन करना कब है, कहाँ करना है, ये भी जान लेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है ना। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में एक पावर माइनस होती है, इंटीग्रेशन में आप एक पावर ऐड कर देते हो। और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, एक पावर, ये जो पावर थी कहाँ आ जाती है? सामने। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, इंटीग्रेशन में नहीं होता है। अच्छा देखो एक और लॉजिक, बड़ा अच्छा, अच्छी बात मेरे ध्यान में आ गई। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना ना, तो इसलिए पावर क्या हो रही है? जुड़ रही है। और नीचे क्या होता है, ये जो पावर ऊपर आ जाती है जुड़ने के बाद वही नीचे आती है, तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। एक और बात, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी आपका आंसर आता है, ये आंसर आ गया 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन, इसकी पावर 1 है, 1 पावर ऐड करो 2 आएगा, 2 ही नीचे आएगा।
जब भी आप इंटीग्रेशन करो किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का, कभी भी आपको इंटीग्रेशन करना है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन करने की बस सी आपको जोड़ना है। सी क्या है समझते हैं। सी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, जब मैं आपको बताऊंगा ना इंटीग्रेशन क्या होता है तो मैं आपको फिर डिटेल में ये भी समझाऊंगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। फिलहाल थोड़ा सा समझा देता हूं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है ये एक कांस्टेंट नंबर है, हमें नहीं पता है क्या है, कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, बट हमें पता नहीं है कि वैल्यू है क्या। हमने अपने आप से मान लिया इसको सी, यानी कि एक तरह से ये एक काल्पनिक अपने आप से माना हुआ फिक्स नंबर है, इसकी वैल्यू हो कुछ भी सकती है, हमें नहीं पता है, एक हाइपोथेटिकल नंबर हमने मान लिया। इज इट क्लियर? मैं सब रफ कर रहा हूं। अब इंटीग्रेशन में ना आपको एक बात करनी होती है, वो जब भी आप इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू हमें दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकाल दिया। जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हो, ये मेरा पूरा सॉल्व हो गया, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ साफ साफ, r इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, है ना। अब जब आप इंटीग्रेशन कर दो तो ये लेफ्ट साइड पे देखना, लेफ्ट साइड पे क्या है, रेवेन्यू है, और ये जो आपने निकाला है रेवेन्यू फंक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज रेवेन्यू फंक्शन। आपको लेफ्ट साइड पे ये देखना है, ये क्या रेवेन्यू, रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है? रेवेन्यू क्या है? सामान बेचोगी, सामान बेचने के बाद पैसा आएगा, वो पैसा कितना आएगा किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कितना सामान बेचा है। तो ये ना रेवेन्यू आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। जिस चीज की वैल्यू निकालते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और आपका रेवेन्यू डिपेंड किस पे करता है? क्वांटिटी ऑफ सेल पे। एक्स क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ सेल। किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ सेल। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे उसमें दो वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा दैट इज रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू डिपेंड करता है मैं कितनी क्वांटिटी बेच देता हूं। दूसरा वेरिएबल होगा आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ सेल यानी x। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके आंसर में दो वेरिएबल होंगी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं आपको डिफरेंशिएशन में भी सिखा चुका हूं। हमेशा लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। फाइनल आंसर में क्या करना है? फाइनल आंसर में आप जब फाइनल आंसर दोगे तो जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ आपको ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना होता है। ये इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर लिखने का एक तरीका है। अब ये तरीका क्यों है, ऐसे क्यों लिखते हैं भैया? बिना सिर्फ आर लिख के क्या समस्या हो रही थी? ठीक तो था, हमें तो पता है कि आर का मतलब रेवेन्यू है, हमने इधर डिनोट करा है। हाँ, आपने डिनोट करा है। ये तरीका क्यों यूज करा जाता है कि आर एक्स का फंक्शन है? क्योंकि देखो क्या होता है, मैथ में एक लाइन तो लिखी नहीं होती है,
जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये तो लिखी हुई है, पढ़ के समझ लेंगे। मैथ में तो हर चीज नोटेशन में ही लिखी होती है, हर चीज क्या लिखी होती है, नोटेशन में लिखी होती है। तो ये जो लेफ्ट साइड के नोटेशन है, ये नोटेशन ये आपको कह रही है कि रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये नोटेशन क्या कह रही है, रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ x। तो आपको ये बताना है पढ़ने वाले को कि समझ में आ जाए इसको कि भैया आपने ये जो आंसर निकाला है ना, इसमें r किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, r इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे पास रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू आ गई है, इट इज rx is equal to ax minus bx square plus c. What is this? This is revenue function. This is revenue function, basically total revenue. अब इसमें ये जो c है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे को आंसर में c नहीं चाहिए, मुझे इसको भगा देना है। ठीक है, कई बार असाइनमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इनिशियल कंडीशन का रोल बताओ। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन की एंट्री होगी, है ना। तो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आया हुआ है ना कि इंटीग्रेशन का रोल बताओ, वो भी मैं अभी आपको सिखा दूंगा। अब ध्यान रखना, ये आपके पास रेवेन्यू फंक्शन है, बट आपको ये सी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये सी क्वेश्चन में था ही नहीं। मार्जिन रेवेन्यू जो आपको दिया था उसमें सी था ही नहीं। जो चीज स्टार्टिंग में नहीं थी वो मुझे बाद में भी नहीं चाहिए। ये आर्बिट्रेरी क्वेश्चन हमें खत्म करना होता है। क्या करना होता है? खत्म। आंसर में मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब इसको खत्म करने का जो तरीका होता है, वो तरीका होता है उसके लिए फिर हमें एक चीज दी जाती है, सारी चीज दी जाती है क्वेश्चन में। जो पूछा जाएगा उससे संबंधित जितनी भी जानकारी वो सारी आपको दे दी जाएगी। तो आपको दी जाएगी इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है? इनिशियल कंडीशन का मतलब ये होता है नमस्ते दोस्तों, eco.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग MEC 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिए। इनिशियल कंडीशन का मतलब ये होता है, इस एग्जांपल में समझा रहा हूं। X क्वांटिटी ऑफ सेल, R रेवेन्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन के आंसर में C को खत्म करने के लिए आपको independent variable that is x and dependent variable that is r, इन दोनों की स्टार्टिंग की वैल्यू दी जाती है। क्या दी जाती है? स्टार्टिंग की वैल्यू। स्टार्टिंग की वैल्यू सबसे शुरुआत की वैल्यू, जिसको हम लोग बोल देते हैं इनिशियल वैल्यू। अगर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू दे दी जाए, तो आप इसी को खत्म कर सकते हो। ये खत्म हो जाएगा। अब कंडीशन कैसे होती है? मान लीजिए आपको इनिशियल कंडीशन दे दी x = 0। दो तरह से दी जाती है। कभी कभी तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भी स्टार्टिंग की वैल्यू दे देते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी स्टार्टिंग की वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि दोनों की जरूरत होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको इंडिपेंडेंट की स्टार्टिंग वैल्यू भी दी जाती है, डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टार्टिंग की वैल्यू दी नहीं जाती है।
क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस एग्जांपल में आपको इनिशियल कंडीशन दी है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x क्या है? क्वांटिटी ऑफ सेल। तो कोई भी बिजनेसमैन स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी बेचता है? स्टार्टिंग में 0 क्वांटिटी बेचता है। जब मैंने YouTube चैनल बनाया था दिसंबर 2022 में, आई थिंक मैंने पहली क्लास डाली थी शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स की, है ना। तो मेरे पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, और मैंने अपने घर में किसी का भी मोबाइल लेके सब्सक्राइब करा भी नहीं, और ना ही मैं कभी किसी स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। भाई अगर आपकी कुछ काम की चीज है तो करो, नहीं है तो मत करो, आपकी मर्जी है ना। मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एमए इकोनॉमिक्स इग्नू के स्टूडेंट्स ऐसे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे जिसके सब्सक्राइबर 0 है। सुनने में बड़ी मतलब बहुत ही कॉमिक सा लगता है, बड़ी हंसी वाली बात है, लेकिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब करा। अब 4500 शायद 4600 के आसपास सब्सक्राइबर हैं हमारे। तो जैसे ही जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तो मेरे सब्सक्राइबर थे 0। ऐसे ही कोई दुकानदार स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी बेचता है? 0 क्वांटिटी बेचता है। अगर आज मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ और मान लीजिए मैं उसमें बेचता हूँ रोटी और सब्जी, है ना, फास्ट फूड मुझे खास तौर पे पसंद नहीं है, तो स्टार्टिंग में मेरी कितनी रोटी बिकेगी? 0 रोटी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने जो क्वांटिटी ऑफ सेल है उसको 0 दे दिया। क्वेश्चन में आपको दिया है कि भैया स्टार्टिंग में इसकी जो क्वांटिटी थी 0 थी। हमें लेकिन ये वैल्यू निकालने के लिए ना हमें स्टार्टिंग की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। लेकिन यहाँ तो एक हो गया भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दे दी पर डिपेंडेंट की नहीं दी, तो ये कॉमन सेंस है। इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस है, सारे में नहीं होगा, सारे में दोनों की, कुछ क्वेश्चन में दोनों की देगा, कुछ क्वेश्चन में दोनों की नहीं देगा। कॉमन सेंस ये है कि ये हमारे भाई दुकानदार साहब है, ठीक है। अगर ये कुछ सेल ही नहीं करेगा, इसकी सेल 0 है तो इसके पास पैसा आएगा, इसके पास कुछ पैसा आएगा, इसके पास कोई पैसा नहीं आएगा, यानी इसके पास कोई रेवेन्यू नहीं होगा, तो इसका रेवेन्यू भी क्या होगा? 0। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में कह रहा है ना x 0 है, यानी आपकी सेल 0 है, तो उसने आपको इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई आप कुछ बेचोगे नहीं तो रेवेन्यू कहां से आएगा? रेवेन्यू कुछ नहीं है, रेवेन्यू भी 0 है। तो ये आज ने दे दिया है कि जब आपका x 0 है ना तो आपको r भी 0 है, ये दिया नहीं है। ये इकोनॉमिक्स साइंस है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स है ना, एमए कर रहे हैं, तो एमए कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। कुछ बेचेंगे तो पैसा कहां से आएगा? नहीं आएगा। तो इतना दिया है क्वेश्चन में, मानते हैं इतना देगा आपको, तो आप क्या करोगे? c की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप c की वैल्यू निकालोगे ऐसे, ये मेरे हम x की जगह 0 डालेंगे पूरे क्वेश्चन में, पूरी क्वेश्चन में जो हमने निकाली थी। प्लस सी, ये r0 का मतलब है जब आप 0 क्वांटिटी बेच रहे हो तो कितना पैसा आ रहा है? रेवेन्यू क्या है? जब मैं 0 क्वांटिटी बेचूंगा तो कुछ पैसा नहीं आएगा, 0। a0 का मतलब a और 0 की मल्टीप्लाई कर लो, 0, ये भी 0 प्लस c, तो 0 0 और c, तो c की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेना। तो इसको कुछ नाम देते हैं, जैसे मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, तो लिख देना पुटिंग c is equal to 0 इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास rx की वैल्यू आ गई है ax माइनस bx स्क्वायर
सी की वैल्यू हो गई है 0। इट इज टोटल रेवेन्यू और एक यू कैन से इट इज रेवेन्यू फंक्शन। तो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन का कहाँ यूज करना है। अगर किसी चीज की टोटल वैल्यू निकालनी है, जैसे मुझे यहाँ टोटल रेवेन्यू निकालना था, तो मैंने इंटीग्रेशन का यूज करा। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। चलिए, अब दूसरा एग्जांपल, इससे बहुत सारे पिक्चर बाकी बची हुई आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं बार बार डिस्टर्ब हो जाता हूँ, कहाँ गया। टेबल पे रखने की आदत है तो मैं इसको टेबल पे ही रख लेता हूँ, क्योंकि मेरी नजर ना घूम फिर के बार बार सामने वाली टेबल और पोडियम पे ही जाती है। देखो, हम ये मानते हैं कि मार्जिन रेवेन्यू आपको दिया है, और मार्जिन रेवेन्यू है आपका 12 माइनस 4x, और आपको दिया है गिवन इनिशियल कंडीशन। अच्छा, मैं x की जगह ना q ले रहा हूँ, कैपिटल Q। ठीक है, इनिशियल कंडीशन है q इज इक्वल टू 1, और आपको r दिया है rq इज इक्वल टू 5। ये इनिशियल कंडीशन आपकी दे दी क्वेश्चन में, क्योंकि जब क्वांटिटी 0 है तो रेवेन्यू भी 0 होगा। लेकिन अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो उसमें रेवेन्यू दे दिया 5 है। अगर मैं एक प्लेट रोटी सब्जी बेच रहा हूँ तो 5 रुपए का मेरा रेवेन्यू इक्वेशन में दे दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना है बेसिकली रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। तो वही रेवेन्यू फंक्शन यानी टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एमआर का करूंगा इंटीग्रेशन क्यू के रिस्पेक्ट में, और एमआर क्या है 12 माइनस 4q। इसको दो पार्ट में लिख लेंगे, कैसे 12 dq माइनस 4q dq। इसको शॉर्ट में r लिख लेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, dq अंदर कितना बचा 1 बचा। ठीक है, 4 बाहर निकालेंगे, q बचा, dq बचा। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 12q 1 का q हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 पावर ऐड करेंगे, 1 पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, r इज इक्वल टू 12q माइनस 2q स्क्वायर 5, और प्लस लगा लेंगे c, और जो फाइनल आंसर आता है तो यहाँ पे q लिख लेंगे। इससे पता चलता है रेवेन्यू किसका फंक्शन है, q का फंक्शन है। व्हाट इज दिस? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, ये क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है एमए इकोनॉमिक्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, पिछले 3 मैं 3 साल पहले की बात करूं, यानी अभी 2023 जून के एग्जाम होने वाले हैं ना, और आज की 3 तारीख है, आज आई थिंक 26 तारीख है, 26 तारीख को क्लास रिकॉर्ड हो रही है, देखते हैं कब अपलोड हो पाएगी। तो 26 अप्रैल है ना, 26 अप्रैल को क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जून में आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो अगर मैं दिसंबर 22, जून 22, उसके बाद दिसंबर 21, जून 21, दिसंबर 20, जून 20, ये 3 साल छोड़ दो, 3 साल पीछे जाना, तो पेपर कुछ इस तरह से आता था कि जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है वो भी 40 नंबर लाके पास हो जाए, है ना। मतलब थोड़ा बहुत 2-2.5 महीने थोड़ी सी मेहनत करके बच्चे पास हो जाए। कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट होते थे, जैसे कोऑप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे
रिपीट हो जाता था, रैंक का क्वेश्चन रिपीट होता था। पिछले 3 साल में 6 पेपर हुए हैं, और अगर मैं दोनों कोड को मिला लूं 003 और 103 तो 6 पेपर रिपीट हो गए। 3 साल में 6 नहीं 12 पेपर है ना, 2 बार पेपर हो गए तो 3 साल में 6 पेपर हो गए। दोनों कोड मिला लो 003 और 103 तो पेपर हो गए 12 क्वेश्चन पेपर में। पेपर का लेवल काफी टफ हो गया है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, दिसंबर 2022 का पेपर इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, नहीं तो हमारे ऐप पे जाके डाउनलोड कर लो। दिसंबर 2000 का पेपर, पिछले कुछ साल के पेपर इतने ज्यादा टफ आए कि अब हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। पहले ही जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाता था ना, तो मैं बहुत सिलेक्टेड कराता था, बहुत सिलेक्टेड, बेसिकली एप्लीकेशन कराता था, इतनी बारीकी से बताता नहीं था। आपसे मैं क्या झूठ बोलूं, कोई मतलब भी नहीं झूठ बोलने का, आप स्टूडेंट्स हो। तो मैं बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से नहीं कराता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम बारीकी से कराएंगे तो 11th की इंटीग्रेशन, 12th की इंटीग्रेशन सारा बेस बनाना पड़ेगा, लेकिन हम पेपर ही इतना ज़्यादा डिटेल आने लगा कि सारा कराना पड़ता है। अभी आप क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, 3rd या 4th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। तक खतरनाक क्वेश्चन आया है कि मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स बीएससी साइंस बैकग्राउंड के हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स बैकग्राउंड के हैं, यानी जिन्होंने मैथ अच्छे से पढ़ा है, स्कूल में भी जिनका मैथ अच्छा था, वो अटेंड करके हैं, सारे बच्चे छोड़ के आए हुए क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में 103 में क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 90% नहीं 99% बच्चे क्वेश्चन अटेंड करके गए हैं, इस चीज की मेरी गारंटी है। ये भी नहीं पता वो स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, कौन सी किताब से है। इन्होंने एग्जांपल दिया है ये, बट उससे पढ़ के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, सब सर के ऊपर से पता चला जाता है उसका सॉल्यूशन। तो आपको ना चीजें बड़ी बारीकी से समझनी, अब पेपर वैसा नहीं आएगा जैसे पहले आता था, ठीक है। तो ये चीजें, ये मेरे पास फंक्शन आ गया है। अब मुझे इनिशियल कंडीशन दी थी, किस लिए दी थी, जिससे मैं ये खत्म कर दूं, सी खत्म कर दूं। तो यहां लिखना यूजिंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है, जब हम Q1 डालेंगे तो हमारा जो RQ है वो 5 है। अच्छा, यहाँ पे 1 होगा, बेसिकली क्या होगा, 1 R। तो यहाँ पे पुट करते हैं, Q की वैल्यू 1 डालते हैं, R1 आपको दिया है, कितना दिया है 5, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये C हो गया, ये कितना हो गया 10, और इसको इधर लेके आते हैं। अब 5 और -10 है ना, C, तो ये कितना आ गया -5, यानी जो C की वैल्यू है वो कितनी है, -5 है। तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये आ गया आपके पास -5, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरीके से आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, किस तरीके से इंटीग्रेशन का यूज करके आप टोटल एवरेज निकाल सकते हो। अब मान लीजिए हमें पहले वाली कंडीशन ही दी जाए, R0 और फिर Q0 ये नहीं दिया जाएगा, तो फिर कॉमन सेंस है कि अगर आप Q0 पुट करोगे, ये Q0 पुट करोगे, ठीक है, ये और ये, तो सीधी बात है, अगर मैं कुछ बेच ही नहीं जाऊंगा, मेरा रेवेन्यू भी 0 ही होगा, ये सब भी 0 ही हो जाएगा। आप 12 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 0, C की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ C था, C की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, ये मेरे पास आ गया है रेवेन्यू फंक्शन। अब आगे चलते हैं।
मान लीजिए आपको MR दिया है 12 -4 के, और दो चीजें आपसे पूछी है। एक तो आपसे पूछा है TR, ठीक है, एक ये चीज आपसे पूछी है, और एक चीज आपसे पूछी है फाइंड TR between quantity 3 and 5। तो दो चीज आपसे पूछी है, इन दोनों केस में हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले आप TR निकालोगे, तो TR हम लोगों ने निकाल लिया, कितना निकालना है 12Q माइनस 2Q स्क्वायर, यह आ गया था। अब आपको निकालना है रेवेन्यू बिटवीन क्वांटिटी 3 एंड 5। तो क्या करना है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या करना होता है। पहले तो आप रेवेन्यू फंक्शन निकाल लेना, क्या करना है, रेवेन्यू फंक्शन निकाल लेना, फिर आप लिखना है यहाँ पे TR बिटवीन क्वांटिटी 3 एंड 5। ये नोटेशंस तो हो गई इन वर्ड, लेकिन आपको ये उसमें कैसे लिखना है, मैथमेटिकली कैसे लिखना है। तो मैथमेटिकली आप लिखोगे TR, और R मत लिखना, आपको TR ही लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप ये लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बट ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपको ये लिखना है, या इंटीग्रेशन का साइन बनाना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 5 लिखना है, और जो MR है यहाँ MR फंक्शन लिखोगे, यहाँ लिखोगे DQ। समझ में आ रही बात। फिर क्या करना है, ऐसे करना है। अगले स्टेप में क्या करना, अगले स्टेप में लिखना है यहाँ 3, यहाँ 5, और जो MR की वैल्यू लिखना, ये थी, ये DQ करना। इसके बाद क्या करना, इसके बाद आपको ये करना है, इसका इंटीग्रेशन को आप निकाल चुके हो, ये है, ये लिखना 12Q माइनस 2Q स्क्वायर, ठीक है। ये जो लिमिट है ना, ये 5 और 3 यहाँ लिखना। 5 और 3 क्या है मैं ये भी बता दूंगा अभी डिटेल में, फिलहाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको TR लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 5 लिखना है, MR लिखना है, MR की जो वैल्यू थी वो यहाँ लिख देनी है। और उसके बाद क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन जो कर चुके हो, जो आपने R निकाला था, वो आपको यहाँ पुट कर देना है। फिर ऊपर 5 लिखना है, फिर यहाँ 3 लिखना है। अब क्या है, अब इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। आप क्या करना है, Q जहां जहां Q है वहां 5 पुट करना, ऐसे ब्रैकेट लगाना, फिर माइनस लगाना, ठीक है, फिर माइनस लगाना, फिर एक ब्रैकेट और लेना। अब की क्या करना है, जहां जहां Q है वहां 3 लिखना, 12 into 3, 12 into 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 12 की 5 में मल्टीप्लाई करो 60, 5 का स्क्वायर 25, 25 की 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 36, और ये कितना है आपका 2, और ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 18। ये हो गया हमारा 10, और ये हो गया आपका 36 माइनस 18 यानी 18, और 10 माइनस 18 यानी आ गया आपके पास -8, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है। अब एक चीज और है, एग्जाम में इस बात को एक तरह से और पूछा जा सकता था, आपसे ये नहीं पूछा जाता, आपसे पूछते फाइंड द टोटल एरिया
ऑफ रेवेन्यू फंक्शन बिटवीन Q3 एंड 5 या क्वांटिटी भी लिखा दे सकता है। तो अगर आपसे एरिया पूछा जाएगा ना तो भी आपको इंटीग्रेशन का यूज करना है, ये बात ध्यान रखना। जब भी आपसे एरिया पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स की फील्ड में तो आपको इंटीग्रेशन का ही यूज करना है। ये हमने एरिया निकाल दिया, अब इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकली समझाता हूँ, है ना। इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझाता हूँ। देखो आज की क्लास में जो मुझे आपको एग्जांपल देना था मैंने दे दिया है। अभी थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या सीखा। मैंने आपको ये बताया सबसे पहले तो कि जो इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और इकोनॉमिक्स में टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट, बहुत सारी चीजों का टोटल निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। फिर मैंने बताया इंटीग्रेशन को जो साइन है वो एस को हमने थोड़ा खींच दिया है, साइन किसने दिया है ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको एमआर दिया है तो आप टीआर निकाल सकते हो। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकालना है। मैंने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि कोई क्वांटिटी दे दी, इतनी क्वांटिटी और इतनी क्वांटिटी के बीच में आप टोटल रेवेन्यू निकालो तो आपको कैसे निकालना है, ये बात भी मैंने आपको बताई। अब एरिया निकालने के लिए भी हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं ये थोड़ा समझते हैं। वैसे तो मैंने समझा दिया है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक रेवेन्यू फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, और ये मान ले रहा हूं मैं ax माइनस bx स्क्वायर। इसका जो ग्राफ बनाएंगे, देखो ध्यान रखना, जब भी किसी भी कर्व के अंदर, फंक्शन के अंदर मैक्सिमम पावर 2 हो ना, उसका ग्राफ या तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा। ये सारी जो फॉर्म है इनको बोलते हैं पैराबोला। तो बेसिकली जब भी किसी फंक्शन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। ये रेवेन्यू फंक्शन है और यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ ऐसे होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है रेवेन्यू फंक्शन तो हमने निकाल दिया है मान के हद से। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि भाई ये यहाँ पे क्वांटिटी फॉर एग्जांपल है 3 और यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है 5, ठीक है। आप यहाँ हम क्वांटिटी को दिखाएंगे और फॉर एग्जांपल यहाँ हम रेवेन्यू को दिखाएंगे, है ना। इसको x कैपिटल Q ले रहा हूँ, है ना। कैपिटल Q इज इक्वल टू 3, कैपिटल Q इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी मैं कैपिटल Q ले रहा हूँ। अब अगर हमें ना ये एरिया निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक रेवेन्यू देना है पूछा है, तो ये सब ना एरिया इंटीग्रेशन की हेल्प से निकलेगा। कैसे निकलेगा ये आगे जो क्लासेस होंगी हमारी उसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैं बस आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। कल जो इंटीग्रेशन का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन का ले लिया है, तो ये समझ लिया है इंटीग्रेशन को कहाँ यूज करना है। कल की क्लास में, कल के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक, गुड नाइट, टेक केयर।